अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सियासी एतबार से। चेयरमैन पीटीआई आज गिरफ्तार हुए हैं। बाकायदा उनके ऊपर जो केस चल रहा था दैट हैज़ रीच्ड एटलीस्ट एट द सेशन कोर्ट लेवल टू एन एंड और टू अ कल्मिनेशन। बात इसके बारे में यकीनन करेंगे, लेकिन नाजरीन 5 अगस्त आज का रोज़ 4 साल वो कमेमोरेट करता है। 4 साल की वो याद हमें दिलाता है जब कश्मीर के साथ बदतरीन बर्बरियत भारत की तरफ से की गई थी। आज 4 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A ये 2 खुसूसी आर्टिकल्स ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के जो खुद अरादियत है उस पर हमला किया था। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक था। आर्टिकल 370 के तहत मजलूम कश्मीरियों को हासिल खुसूसी नीम खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई। गैर कश्मीरी अफराद को ज़मीन अलॉट करना शुरू कर दी गई। इस पूरे अमल के बाद, इस रेवोकेशन के बाद मकबूजा कश्मीर के अक्सर इलाकों को स्ट्रेटेजिक एरिया करार देकर भारतीय फ़ौज को कब्ज़ा करने का इख्तियार दे दिया गया। और कश्मीर से जो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती है उसके लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 4 साल चुके इस वाक़े को, इस बदतरीन वाक़े को हो चुके हैं। हम इसको हर साल कमेमोरेट करते हैं आज की इस तारीख़ में, लेकिन बहुत ज़रूरी है नाजरीन इंट्रोस्पेक्शन। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। मेरे पास बड़े 2 पर्टिनेंट गेस्ट पैनल इस मामले पर मौजूद हैं। उसके बाद फौरी तौर पर हम अपने पॉलिटिकल जो मामला हैं उनका भी अगले सेगमेंट में रुख करेंगे। स्टे विद अस, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात का आगाज़ इसी हवाले से करते हैं। 5 अगस्त 2019, 4 ईयर्स टू दैट, और पाकिस्तान की तरफ से और बैनुल-अक़वामी सतह पर अब मज़ीद इसमें किस तरह से इस पूरे अहवाल से जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो यही है कि इन पूरे आर्टिकल्स को वापस कश्मीरियों का हक़ उनको दिया जाए, इन आर्टिकल्स को वापस करने की शक्ल में। इज़ इट वेरी फार फेच्ड, या फिर कुछ इसके बारे में आफ्टर ऑल दीज 4 ईयर्स हम अभी भी कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी सवाल। आई एम जॉइंड बाय डॉक्टर मारिया सुल्तान। नाजरीन, मायानाज डिफेंस एनालिस्ट हैं। इन तमाम मामलात पर, ख़ास तौर पर कश्मीर पर बहुत गढ़ रखती हैं और बड़ा इंटेंसिव आपने काम किया है। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर मारिया सुल्तान। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। एम्बेसडर एजाज अहमद नाजरीन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन द US, हमें वो भी शॉर्ट करेंगे इस पूरी बात में। बट डॉक्टर मारिया, आई बिगिन विद यू। आप पहले फरमाइएगा, एक तो ये कि आज के दिन 4 साल तो हो चुके हैं। हैव वी डन इनफ? आपसे मेरा एक बड़ा सादा और सिंपल सवाल है। 2 हुकूमतों का ट्रांजिशन हुआ है इस 4 साल में, और क्या हमने काफ़ी किया है? क्योंकि अभी तक अपेरेंटली अगर देखा जाए तो वो जो आर्टिकल और जो बर्बरियत भरे इक़दाम थे भारत के, वो तो अभी भी इंटैक्ट है। देखिए मोना, हमने काफ़ी किया है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है कि हम जो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ एक मुनज़्ज़म तहरीक हिंदुस्तान की तरफ से कानूनी दहशतगर्दी की नौयत की पस मंज़र में की जा रही है, उसका हम ख़ात्मा कर सकें या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये बात वाज़े कर सकें कि इस वक्त हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक कानूनी दहशतगर्दी का मुज़ाहरा किया है, जिसमें उनसे हक़ शहरियत, हक़ इंसानियत सब कुछ ले लिया गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हम यकीनी तौर पर कुछ और कर सकते हैं, और हमें यकीनी तौर पर करना भी चाहिए, क्योंकि ये तक़सीम हिंद की नफ़ी है। अगर आज आप कश्मीरियों के साथ ये सलूक करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप बुनियादी तौर पे तक़सीम हिंद का जो असूल है उसकी नफ़ी करते हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर तमाम हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ तक़सीम हिंद हुई, बल्कि इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। थोड़ा अमली तौर पे भी बताइएगा डॉक्टर मारिया कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो मिसिंग लगती है, क्योंकि हमने जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं वो भी हमने माउंट किए थे इस पूरी चीज़ पे। क्या उसके अलावा दीगर चीज़ें भी अब इसमें भी कोई कमी आई है, या फिर आपको लगता है डिप्लोमेटिक के अलावा कुछ दीगर भी एवेन्यूज़ हैं जो हमें अब टैप करने चाहिए? मोना, देखें, इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को क्या किया। फिर ज़ाहिर है उसके पस मंज़र में आपने कुछ इक़दाम लेने हैं।
5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने एक नया कानून कश्मीर के लिए निकाला। उसके तहत उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 370 की रूह इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान आर्टिकल 1 और 2 इस्तेमाल करेगा, जो सदारत जो हिंदुस्तान के सदर को ये हक़ देता है कि कोई भी इलाके को अपने अंदर जम कर सके। सो उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम किया। जम करने के बाद फिर उन्होंने कहा क्योंकि ये अब मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है और हिंदुस्तान की ये आर्टिकल 3, 4 और 5 की नफ़ी करता है, जिसमें ये कहा गया है कि मसावी हकूक़ हर हिंदुस्तानी को दिए जाएंगे। तो 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि यहाँ हिंदू जो नस्ल है इसकी दोबारा आबादकारी की जाए, हिंदुस्तानी सिविल सर्विस को जो है यहाँ इसकी वसअत यहाँ की जाए, और फिर जो हिंदुस्तानी फ़ौज है उसको भी वहाँ जो है ज़मीनें अलॉट की जाएँ ताकि ये हिंदुस्तान का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इलाका जो है डिक्लेयर किया जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जहाँ ये करेंगे तो सबसे बड़ा मसला ये था कि कश्मीरियों को बेदखल कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप क्योंकि आर्टिकल 370 को तो हम महफूज करते हैं यानी एब्रोगेट करेंगे, लेकिन क्योंकि 35A और 35 जो है वो दर हकीकत हिंदुस्तानी आइन की नफ़ी करता है, और क्योंकि वो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ और ना ही कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से पास हुआ था, इसलिए ये गैर मसावी है। और इसकी बुनियाद के ऊपर क्योंकि अब ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में लोग मौजूद हैं उनको अपनी शहरियत के लिए दोबारा जो है डॉक्यूमेंट्स दायर करने पड़ेंगे। और अच्छा डॉक्टर कि अगर आपने दोबारा शहरियत की आप अहल होना चाहेंगे तो एक मिनट सुना, अगर वो शहरियत के लिए अहल होना चाहेंगे तो 12 साल की हक़ सुकूनत दिखाएंगे, यानी कि 12 साल की सुकूनत की शवाहिद देंगे या 12 साल किसी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर उनको वो कुबत खानों या डिटेंशन सेंटर्स में डाल देंगे। और इसका मतलब ये है कि जहाँ वो 1 या 2 शख्स को एक ख़ानदान में शहरियत देंगे, बाकी तमाम लोगों को जो है इस तरह एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस किस्म की बर्बियत का रिकॉर्ड जो कायम करने जा रहे थे, जो शायद हिटलर के ज़माने में जो ज्यूज़ थे उनके ख़िलाफ़ किया गया था, लेकिन उससे भी बढ़ के वहाँ पूरे यहाँ इन्होंने एक ख़ानदान के हिस्से को शहरियत देंगे एक इंसान को, और दूसरे जो बाकी जो तमाम लोग हैं जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो 12 साल की सुकूनत की शवाहिद नहीं दे सकेंगे, उन सब को जो है डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तानी शहरियत के अहल भी नहीं हैं। तो इस वक्त सबसे पहली जो ज़रूरत है हमें जो करने की वो ये है कि जो कश्मीरी आइडेंटिटी है उसको महफूज करें, क्योंकि जो आपके पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है, जो आपके पास असम्बली मौजूद है, उसको चाहिए कि पहले तो उनकी शहरियत को महफूज करें ताकि वो तमाम लोग जिनके पास 5 अगस्त 2019 से पहले परमानेंट रेजिडेंट कार्ड था उनकी शहरियत महफूज हो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो कल 10 साल के बाद वहाँ जो लोग अपने आप को कश्मीरी कहेंगे वो कश्मीरी नहीं होंगे, वो हिंदुस्तानी होंगे। और जाहिर है जब आप हिंदुस्तानियों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में या आपने वैसे काफी खतरनाक एंगल की तरफ निशानदेही की है डॉक्टर मारिया। आप कह रही हैं कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, ये वहाँ पर भी आप कहती हैं कि उधर भी एक खतरे की घंटी है कि अगर वहाँ पर 10 साल बाद से अगर वही चीज़ ये आप कहती हैं उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भी लागू की जा सकती हैं कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कि वो 10 या 12 साल से कश्मीरी ही हैं। नहीं, देखिए उन्होंने किया ये है हिंदुस्तान ने कश्मीर की रियासत को अपने अंदर जम किया है और कश्मीरियों को बेदखल किया है। करेक्ट, हाँ। उनसे हक़ शहरियत ले लिया है। जब उनसे हक़ शहरियत ले लिया है तो फिर जो आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है जिसके तहत आप ये बात वाज़े करते थे कि आप एक कश्मीरी हैं या कश्मीरी शनाख्त की बुनियाद थी, आपने वो बुनियाद हिला दी है। अब आपकी जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली है उसके अंदर आपने मकबूजा कश्मीरी जो है उनकी भी कुछ सीटें रखी हुई हैं। तो जब आपने उनकी सीटें रखी हुई हैं तो जब वहाँ से वो मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं आप उनकी शनाख्त ही ख़त्म कर दी तो कल आप किसको कश्मीरी कहेंगे? तो इसलिए सबसे पहले काम तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो इस वक्त हमारी असम्बली है, हमारे पास जो आज़ाद जम्मू वहाँ की असम्बली जो है एक कानून पास करे जिसमें उन तमाम लोगों को की शनाख्त को महफूज किया जाए। क्योंकि अगर आप शनाख्त को महफूज नहीं करते, जो जिनके पास 5 अगस्त से पहले परमानेंट रेजिडेंसी थी, तो कल जो लोग वहाँ कश्मीर में सुकूनत अख्तियार करेंगे हिंदुस्तान की इस तब्दीली कानून से, तो वो कश्मीरी तो नहीं होंगे, वो लोग होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, या वो लोग होंगे जिनके ख़ानदान जो हैं आधे डिटेंशन सेंटर्स में होंगे, या वो लोग होंगे जो हिंदुस्तान से आके कश्मीर में आके ठहरे होंगे, जो हिंदुस्तान के नए कानून के मुताबिक सिर्फ बहुत एक अहम नुक्ता है जो आपने डॉक्टर मारिया उठाया है, और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। आई बिलीव कि इसके ऊपर कम हमने डिबेट देखी है, कम पास करने की ज़रूरत है।
हमने कम इसके ऊपर डिबेट देखी है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एंगल है। हमें जी 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 प्लीज कंप्लीट। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो आपकी नेशनल असेंबली है उसको भी उनके इस हक़ को महफूज करना ज़रूरी है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी नेशनैलिटी देते हैं जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, इसी तरह जो कश्मीरी परमानेंट रेजिडेंट्स के मतलब के हामी होंगे या जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस होगा जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में यानी हिंदुस्तान में रहें, आपको ये फिर एक्सटेंशन उनको भी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने कश्मीरियों की शनाख्त को और लोगों को महफूज करना है। क्योंकि कश्मीर की जद्दोजहद सिर्फ एक इलाके की जंग नहीं है, ये एक नज़रिए की जंग है, उन लोगों के खून की जंग है जो तकरीबन पिछले 75 साल से मुसलसल जंग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान को जो नाकामी हासिल हुई है वो ये है कि इस पाकिस्तानी प्रेशर की वजह से, मीडिया के प्रेशर की वजह से और उसकी आवाज़ की वजह से वो उन लोगों को वहाँ बेदखल नहीं कर सका, वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं करा सका, जैसे कि आपने अभी मानीपुर में देखे हैं जहाँ वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये कर रहे हैं। फिर कुछ अर्से बाद यही काम इन्होंने दर हकीकत आसाम में किया था और आसाम में इन्होंने ये काम बांग्लादेशी नज़ाद मुसलमानों के साथ किया और तकरीबन 7.5 लाख जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको इन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में डाल लिया और जिनसे हक़ शहरियत ले लिया। और फिर जो बाकी लोग थे उनसे ये कहा गया कि जी आप हिंदुस्तानी शहरियत के लिए अप्लाई करें। जब उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की तो कुछ उनके जो ख़ानदान के लोग थे उनको उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया और एक आध शख्स को किसी ख़ानदान में से ये दिया गया। और फिर ये जो असूल है ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में या कश्मीर में नहीं उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट किया है, उसके तहत ये असूल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों के लिए जो है कर दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ आपकी शनाख्त की बुनियाद, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ उनको ही तल्फ किया जा रहा है, तो सबसे पहला काम तो ये कि आप उस शनाख्त को महफूज करें। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से और आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली से उनको महफूज करें। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान का, क्योंकि एक डायरेक्ट क्लेम है और तकसीम हिंद के असूल के मुताबिक वो पाकिस्तानी इलाका है और हमारा उस पर क्लेम है, तो आप पाकिस्तानी शहरियत उनको एक्सटेंड करें और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर आप अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएँ। और उसके बाद जो है आर्टिकल जो UN की 4th कमेटी है उसके अंदर भी ये बातचीत की जाए, इनके असूल के बारे में आप कोई फ़ैसला करें कि आपने किस तरह जो बरतानवी हुकूमत है उनसे भी ये बात की जाए कि आपने किस तरह डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस किया कि आपने इतने सारे लोगों को उनकी हक की ज़िंदगी से महरूम कर दिया। ये एक इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर मारियो, और ये हकीकतन मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि शायद इसको हमने इतने सारे आपने लेवल्स उजागर किए हैं जहां पर हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है और इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है। विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट यू सेड कौमी असेंबली में शहरियत को उनकी महफूज किया जाए कश्मीरियों की, AJK लेजिस्लेटिव असेंबली। एम्बेसडर एजाज अहमद भी अब चूंकि मुझे इसी कंटिन्यूटी में ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू पाकिस्तान टू द US। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आप भी फरमाइएगा सर। एक तो डॉक्टर मारिया सुल्तान ने कुछ बड़ी अहम बातें हाईलाइट की हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल या 12 साल बाद मतलब जितने कश्मीरी जो वहाँ रहते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर, उनकी आइडेंटिटी अभी भी अंडर थ्रेट है क्योंकि दे हैव टू प्रूव दैट दे आर कश्मीरीज। उन्होंने अपने 12 साल की डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करनी है। तो पाकिस्तान के ऊपर भी ये लाजिम व मलजूम है और कि हम लोग भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, AJK लेजिस्लेटिव असेंबली और कौमी असेंबली के थ्रू लेजिस्लेशन से कश्मीरियों की जो सिटीजनशिप है उसको, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग महफूज करें या सेफ गार्ड करें। आपके इसके ऊपर थॉट्स? और सर एक बड़ी फैक्चुअल और सादा आसान भी सवाल ये है कि 4 साल का अरसा दराज गुजर चुका सर, लेकिन ऐसा हर दफ़ा लगता है कि सिर्फ हम कुछ ख़ास दिनों पे हम याद करते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं। अदर देन दैट हमारी जो एलीट है, जो सियासी एलीट है जिनका वाक़तन ये काम है, वो हमें बाय एंड लार्ज बड़ी एब्सेंट नज़र आती है। आज भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमने आई थिंक आई हैव सीन जस्ट अ ट्वीट एंड नथिंग मोर देन दैट। जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का कश्मीर के अवाम के साथ जो ताल्लुक़ है वो सदियों पुराना है, तो वो तो ख़त्म नहीं किया जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों का साथ भी, अगर दुनिया में कोई कौम है तो वो हमारी ही कौम है जिसने साथ दिया है और हर हालात में दिया है। जंगें भी लड़ी हैं, पुरअमन तरीके से हल करने की भी कोशिश की है। और आज भी जब 4 साल पहले ये हुआ था तो आपने देखा कि तजारत जिसमें हमें कुछ फ़ायदा भी होता था वो भी ख़त्म कर दी, सफ़ीर भी वापस बुला लिए, आज तक हैं। हिंदुस्तान की इस वक्त एक तूती बोल रहा है, उसकी वजह से
दुनिया उस पर वो दबाव डाल नहीं रही जिसका हक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बावजूद आवाजें उठती हैं। आप सदर ओबामा की ही आवाज देख लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने बशरी हकूक ना रोके, उसकी खिलाफ वर्जियां ना रोकी उसमें अपने मुल्क में, तो हिंदुस्तान टूट भी सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 निकाली थी, उसकी रिपोर्ट्स निकाली थी कश्मीर के अंदर खिलाफ वर्जी जो बशरी हकूक की होती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का आप जिक्र करें, वहां बहुत बार ये कई मरतबा ये मुद्दा ये उठाया गया है। लेकिन एक ऐसी कड़वी और तल्ख हकीकत ये है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी मंडी है जिसके साथ ये सारे बड़े ममालिक जो हैं ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चीन की मदद से हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मसला उठाया। जी दुरुस्त, बिल्कुल दोनों मरतबा उठाया। उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं होने दी, अमेरिका ने और दूसरे उसके साथियों ने, ना ही उन्होंने इसकी कोई प्रेस स्टेटमेंट होने दी। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीन के साथ जो मुसाफा चल रहा है अमेरिका का, उसमें हिंदुस्तान की एक कलीदी हैसियत है। उस वजह से वो उसके जितने जो जुल्म रवा किए हुए अपनी माइनॉरिटीज पर भी और कश्मीर के अंदर भी जो काम किया हुआ है उस पे वो अपनी नजरअंदाजी करता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। ये एक हकीकत है जो सच है। जी दुरुस्त आपने फरमाया एम्बेसडर साहब कि ये कड़वा सच है। और ये कि जो मगरबी दुनिया के जो अपने इंटरेस्ट्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, वो भी आप कहते हैं आड़े आते हैं। पाकिस्तान कर क्या सकता है सर इस हवाले से, गिवन आवर ओन ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशंस और हमारे भी जो बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं उसी मगरबी दुनिया के साथ, हम साथ साथ उनको भी बगैर उनको नुकसान पहुंचाए ये भी चाहते हैं कि कश्मीर के मामले के ऊपर भी ये एक पुरअसर आवाज़ बने कि ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया या एटलीस्ट जो फेयर जो मामला चल रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में उनको वीटो ना किया जाए। पाकिस्तान कैसे परस्यू करे सर इस मामले को, इस टाइट रोप वॉक में? पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आज इतने सालों के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस थे उनको ख़त्म नहीं होने दिया। उनके एजेंडा से ये पॉइंट जो है आज तक नहीं निकल सका, बावजूद इसके कि उसकी बहुत कोशिश की गई। पाकिस्तान को अपनी ये आवाज उठाते रहना है। इस वक्त जो पाकिस्तान का काम यह है कि इस जो खित्ते के हालात देखकर, दुनिया के हालात देखकर बददिल ना हो। आप अपने हक पे हैं, आप अपनी आवाज उठाते रहें कश्मीर के लिए, और कोई मुल्क आवाज नहीं उठाएगा सिवाय पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान एक तो ये करता रहे। दूसरा ये कि हम बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए मुख्तलिफ तरीकों से, एकेडमिया से, सियासी मैदान में और भी जो मैदान है उसमें कहें हिंदुस्तान पे ये दबाव रहे कि जी बशरी हकूक जो हैं, कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स जो हैं उन पे जुल्म बंद करें और उनको रिस्पेक्ट करें। हम ये कहें कि कश्मीर में जो नस्ली तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आश्कार करें और इनको भी रिवर्स करवाएं। हमने ये जो 4 साल पहले जो किया गया, इन तमाम इक़दामात को रिवर्स करवाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की अपनी जो आइडेंटिटी है, बाकायदा जो उनकी शनाख्त है, वो भी असॉल्ट में है। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी बरादरी को कहें कि अगर हिंदुस्तान इतना ही सही है तो फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को उसमें एक्सेस दे। OIC ये आवाज उठाता है, लेकिन उन्होंने OIC के लोगों को भी वहां नहीं आने दिया। लेकिन हमें बहरहाल आवाज उठाते रहना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। गुटरेस साहब ने पहले भी ये कहा है कि मामला हल होना चाहिए, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है वो इजाजत वो देता है, एम्पावर करता है कि वो अपना कुछ किरदार अदा करें। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहां पे जिनेवा में, वो भी अपना एक किरदार अदा कर सकती है। मकसद मेरा कहने का ये है कि ये बताते रहें दुनिया को कि, और हिंदुस्तान को भी ये पता होना चाहिए कि अगर कश्मीरियों ने 70 साल में शिकस्त नहीं मानी तो, और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको ये अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था, वाज़ेह हो जाना चाहिए था कि वो आपके साथ नहीं रहते। आप कैसे एक ऐसी कौम को अपने साथ रखना चाहते हैं जो आपके साथ नहीं रहना चाहती? ये पैगाम दुनिया में जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो भी इसमें अपना एक किरदार अदा करे, तो मिला जुला के जो है हमारा खासा एजेंडा मजबूत हो सकता है। सर ये बात प्रॉब्लम ये सर कि एजेंडा, यू आर राइट, कि हम उसको मुस्तहकम करना तो हमारे अपने तौर पर हम यही सवाल कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बट द मैटर ऑफ फैक्ट है सर कि वो लोग 1 इंच भी मूव नहीं किए हैं पीछे इस 4 साल के टाइम पे, बल्कि हमने ये देखा है कि बर्बरियत भरे जो स्टेटमेंट्स हैं भारत की तरफ से, इवन पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर है उसके हवाले से भी आते रहते हैं, अक्सर और बेशतर हमने सुने। जी एजाज एम्बेसडर साहब, टू यू सर, ये इसका पहले आप जवाब फरमा दें कि वो तो उल्टे स्टेटमेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर है उसके हवाले से भी देते रहते हैं, और
दे हैव नॉट मूव्ड बैक एन इंच। ये असलियत है, ये तल्ख हकीकत है। जी बिल्कुल है, बल्कि ज्यादा हौसला पकड़ गए हैं जी। हौसला पकड़ गए जी। थैंक यू, आपने ये बात मजीद इसमें इजाफा किया है। जब से अमेरिका की आशीर्वाद उनको मिली है तो बहुत सारे बयान दे रहे हैं। मैं बड़े अरसे से इस मामले में मोना साहबा कह रहा हूँ कि जो आपको काम करना है गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी आवाम को हक़ खुद इरादियत देने का, वो तो करें। देखिए वहां तो बड़ी बार ये कहा जा चुका है कि हम रेजोल्यूशन पास किया है कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी दिए थे और उनके ऊपर जो कश्मीरी डोगरा रूल की सोवरेनिटी भी डाउटफुल थी। तो कम से कम आप ये करें, जब वो एक रोशन मिसाल बनेंगे कि देखें उन्होंने अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का हिस्सा बन के वो बड़े खुशहाल हैं, तो ये एक सर्व करेगा एज एन इंसेंटिव फॉर दी अदर कश्मीरीज ऑल्सो। बल्कि AJ को भी ये हिस्सा मिलना चाहिए। जी मेरा ये ख्याल है कि हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान की तो इतनी अहमियत है कि चाइना के साथ जो हमारा लिंक है, जियो स्ट्रेटेजिक लिंक, वो सारा गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से है। तो हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि वो खुद इरादियत नहीं दे रहा, हम खुद क्यों नहीं दे रहे? हमें भी देना चाहिए। और इस पे सारी कमेटीज बन चुकी हैं, सारे फैसले हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है हमारी। तो मेरे ख्याल में इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें फौरी तौर पर करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान की जो है वो आवाज मुझे को ठीक नहीं लग रही और हमें बिल्कुल उसका आपने बड़ा इसमें एक आपने अलार्म बेल्स है आपने रिंग किए हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। डॉक्टर मारिया, डू यू अग्री? आपको भी ये लगती है कि वाली बात के हमें इसमें मजीद ताखीर या मजीद देर नहीं करनी चाहिए? और वाकईतन ये बात सही है कि जैसे इजाफा भी किया है एम्बेसडर साहब ने कि उल्टा दीदा दिलेरी बढ़ रही है और इस तरह के बयानात पे दर पे और मजीद दिए जा रहे हैं। आपने जो मणिपुर और असम का जिक्र किया था वो भी बड़ी हार्श रियलिटीज हैं, लेकिन लगता है कि कोई फर्क दूर दूर तक नहीं पड़ रहा। मोना देखें, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर पे एक असूली मौक़िफ़ है और उस असूली मौक़िफ़ के मुताबिक आप कहते हैं कि जो तक़सीम हिंद का असूल था उसको बरकरार रखा जाए। जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वो पाकिस्तान में आने थे, हिंदू अक्सरियत के इलाके जो हैं हिंदुस्तान में जाने थे। उसके बाद बिलखसूस जो रियासतें थीं उनके बारे में ये था कि वो इस बात का फ़ैसला अपने एग्जेक्टिव के थ्रू, यानी कि अपने महाराजा या जो भी हैं उनके थ्रू करेंगे और इस बात की तायीद जो है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली करेगी। लेकिन जिस वक्त पहली कश्मीरी जद्दोजहद शुरू हुई तो उस वक्त हिंदुस्तानी जो महाराजा था जिन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था, उस वक्त वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान में कहीं पहुंच चुके और जहाँ पहुंचे उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये साइन करता हूँ। उसके बाद जब उसकी, लेकिन उस वक्त तक जंग शुरू हो चुकी थी, आधा इलाका पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर में तब्दील हो चुका था और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है उस वक्त वहाँ जो हिंदुस्तान की अंदर इस रियासत कश्मीर के अंदर महाराजा की जो असम्बली थी वो टूट चुकी थी। ज़ाहिर है उसके बाद दोनों तरफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज बनी और जो तायीद करनी थी यानी कि जो मर्जर डॉक्यूमेंट साइन करना था वो नहीं हो सका। आपका यही मुद्दा लेके हिंदुस्तान जो है फ़ौरन जो है अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचा। उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करते हैं और आर्टिकल 370 के तहत वो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करते हैं। इसके ऊपर जो है अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला महफूज था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है क्योंकि आधी पाकिस्तान में है इस वक्त। अच्छा, और ये वो डॉक्टर मारिया आखिर में सिर्फ इतनी बात और फरमाइएगा, वो लोग फिर पास ये हक ही नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वो खुद भी ये कहकर इस जवाब के थ्रू भी तो नहीं मानते ना। वो कहते हैं आपने शिमला अग्रीमेंट भी तो किया है उसके बाद। तो ये जो एक हमारे ऊपर जो बात आती है और अभी एम्बेसडर साहब शिमला अग्रीमेंट देखिए, मैं वही कहना चाह रही हूँ मौना, मैं यही कह रही हूँ कि देखें बात दरअसल ये है कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हम इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि जो कश्मीरियों का हक़ के खुद इरादियत है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको महफूज रखा जाए। और ये कहा गया है आर्टिकल 1 के मुताबिक वो तमाम लोग UN चार्टर के मुताबिक जो हक़ के खुद इरादियत की जंग लड़ते हैं उनको सियासी, माशी और अस्करी तौर के ऊपर उनकी मदद की जाए क्योंकि वो जंग आज़ादी के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए बाकी अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक भी उनकी मदद करें। तो रही बात इसकी कि आपने शिमला एग्रीमेंट किया, ये बायलैटरल एग्रीमेंट बैन अक़वामी जो आपकी रेजोल्यूशंस हैं उनकी साख को ख़त्म नहीं करता और ना ही उनके ऊपर कोई फौकियत, यानी कि उसकी आड़ में वेरी फेयर आपका ये टेक है कि ये नहीं कह सकते कि और इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं हम उनको मानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट एक बात और हाँ जी और उसके बाद ये बात नहीं है। उसके बाद जब हिंदुस्तान की फ़ौज को वहाँ रहने की इजाज़त दी गई या पाकिस्तानी फ़ौज को या जो है ये मकबूजा कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर को बनाया गया तो उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर किसी किस्म की ज़मीनी तब्दीली
आती है हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर के नुक़्ता नज़र के लिहाज से, जो बिलखसूस हिंदुस्तान के पास है, तो उसकी वजह से बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ये चीज़ लेके जा सकती है। अब अगर आप भी वही यानी ICJ के मामला जो है वो UN लेके जा सकता है, और ये तब्दीली जिसकी आप बात कर रही हैं वो इस एब्रोगेशन के बाद आई है। एक लफ्ज वक्त क्योंकि कम है मेरे पास, आपका केस बहुत मजबूत है। राइट, थैंक यू नाजरीन फॉर वॉचिंग दिस सेगमेंट। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, जॉइन अस बैक प्लीज। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ, जिसमें सियासी तौर पर अपनी गुफ्तगू को ओरिएंट करेंगे। हम कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े फैसले का बड़े केस का बड़ा फैसला आ चुका है। तोशाखाना केस में 5 साल की नाअहली हुई है PTI चेयरमैन को, साथ 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना। याद रहे नाजरीन, ये सेशन कोर्ट का फैसला है, सेशन कोर्ट में ये सज़ा हुई है। ऑब्वियसली इसको फौरी तौर पर रद्द अमल आया है और PTI ने ये फैसला किया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा हायर कोर्ट्स में। इन कंट्रास्ट टू दैट, स्टार्क कंट्रास्ट टू दैट, नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो लाइफ टाइम थी, बल्कि अभी भी चल रही है एज वी स्पीक, और वो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, जिसमें आप हायर कोर्ट ज़ाहिर है कोई है नहीं उसके आगे, सिर्फ आप उसमें एक दोबारा उसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, वो भी की जा चुकी है। तो जाहिर है एक कंपैरिजन बड़ा स्टार्क किस्म का है तो सही, और ये सेशन कोर्ट इज़ ऑब्वियसली अ लोअर कोर्ट, इसके बाद हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हुकूमत वक्त बार बार इसके ऊपर बुलंदो बांग यही अपना दावा कर रहे हैं कि जी ये मकाफाते अमल है। पहले जिनकी नाअहली पे आप मिठाइयाँ खाते थे, आज आप उसी तलवार के तहत आप खुद भी नीचे आ गए हैं उसके। और दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI की तरफ से भी ये दूसरा मौक़िफ़ आ रहा है कि जी ये बड़ा सख्त किस्म का मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, जहाँ पर हमें फेयर चांस एक दिया ही नहीं गया ट्रायल में। दोनों इतराफ़ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका मवाजना करते हैं और सियासी तौर पर सियासी मंजरनामे का थोड़ा जायज़ा लेने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर है इस फैसले का एक डायरेक्ट असर सियासत पर और अहेड इलेक्शंस भी जो हैं उसके ऊपर भी होगा। का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या दीगर पार्टीज़ को इस फैसले का, जो दीगर पार्टीज़ हैं, आर्च राइवल्स हैं PTI की, जो हुकूमती जमातें हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। तमाम मामले पर बात करने के लिए जॉइंड बाय वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और सायरा बानो साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली GDA से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी बुलंदोबांग अपोजिशन बेंचेस की आवाज़ है माशाल्लाह। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद सायरा साहिबा। सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अब हम ये देख रहे हैं आप उसी के ऊपर आप भी खुश हो रहे हैं जिस बात की दरअसल आप तनकीद कर रहे हैं कि मकाफाते अमल है और पहले ये लोग खुशी मनाते थे, तो आप भी तो सर आज उसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं जिसके ऊपर पहले आप बरमला एतराज़ करते थे कि ये किसी सियासतदान के साथ ये नहीं होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं 1990 से आज तक, और आखिरी हुकूमत जो हमारी थी वो 2013 से 2018 की थी, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। उस दौरान पख्तूनख्वा के अंदर जो है इमरान खान की हुकूमत थी। इसने 5 साल हमारी हुकूमत को गिराने के लिए कौन सी साजिश है जो ना की हो। धरने हो गए, सिविल डिसोबीडियंस हो गई, चाइना का प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, फिर इसने इवेंचुअली जो है वो साकिब निसार और कोसा के साथ मिलके जो है वो पनामा वाला काम किया। लेकिन हमने इसको गिरफ्तार कभी नहीं किया, ना इसके ऊपर कोई केस बनाया, ना कुछ इसको कहा। जब इसके बाद 4 साल इसने इक़्तिदार करके और जो माल शाल बनाया है इसने, तो उसके बाद इसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसको हमारे वाले केस से ना मिलाएं। इसने तो हमारे रास्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के रोके। हालांकि 2018 का इलेक्शन लड़ता ना अपने जोरे बाजू के ऊपर, तो पता चल जाता कि कितने अवाम इसके पीछे। ये तो हमने तो ये इसके साथ जो हुआ है, ये इसने जो हमारे साथ ज्यादती की थी उसके अल्लाह ताला ने इसके साथ, अच्छा अल्लाह ने इसका सिला दे दिया है। हाँ, तो सेनेटर साहब लंदन प्लान का तो अभी भी वो तस्करा कर रहे हैं कि लंदन प्लान पहले आप लोग कहते थे वो लोग बना रहे थे, उन्होंने बनाया था, अब कहते हैं आपने भी ये तमाम चीजें लंदन प्लान के तहत की है। नहीं, लंदन प्लान के तहत तो ज़ाहिर ये वो एक सुपरफिशियल सी बात है। जैसे वो 35 पंक्चर थे, जैसे क्या कहते हैं, वो कभी साइफर होता है, कभी अमेरिकी साजिश होती है, कभी कोई किसी और की साजिश होती है, कभी कोई। उसी तरह ये भी एक लंदन प्लान जो है ख्वाब में इनको आया है। ये इनका लंदन प्लान तो ताहिरुल कादरी, इमरान खान, एक वो जनरल साहब थे, ये सारे उधर गए हैं लंदन बैठ के, इन्होंने पूरा प्लान किया।
और ये उधर मिले एक दूसरे से, तो तब हमने कहा था ये हमें ख्वाब ख्याल में, या कहते हैं ख्वाब ख्याल में, लेकिन इनके लिए बड़ा बुरा ख्वाब साबित हुआ है। सायरा साहिबा, ऐसे ही है ये। अब आप सियासी मंजरनामा कैसे देखती हैं, क्योंकि अब ये जो सियासी जमातें जो खासतौर पे हुकूमत में हैं इस वक्त, उनके लिए इलेक्शंस में इसका कोई बहुत भारी भरकम फायदा होगा कि जो उनका सबसे कलीदी एक जो राइवल पार्टी है वो बिल्कुल अगर वाइप आउट हो जाए, और इसके बाद अगर पार्टी को भी कोई ऐसी, पार्टी के ऊपर भी कोई अगर जरब आ जाए, आगे खत्म कर दी जाए पार्टी या कुछ भी, वो बैन हो जाए? फायदा है तो वो 1.5 साल से सोचा हुआ होगा, इसलिए कि ये कोई नई या हैरान कुन बात नहीं है जो आज ये फैसला आया। सारा कुछ तय था, सब मोहरे अपनी अपनी जगह पे रखे हुए थे, किस टाइम पे कौन सा मोहरा चलना है और कौन सा प्यादा इधर जाएगा, कौन सा प्यादा उधर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल अगर ऐसे होता तो बहुत सुकून से सारे मामलात होते। ये कहते हैं ना कि दुबई मुलाकात, एक दूसरे से इख्तिलाफात, झगड़ा, सेंसिस पे इनका आपस में ना होना, ऐसी बातें करना, और फिर उसके बाद CCI की मीटिंग में एक वज़ीर आला भी नहीं थे। अब तो वो निगरान सुना था कि कानून में नहीं है कि निगरान वज़ीर आला उस मीटिंग को अटेंड करे, और फिर उसके बाद एकदम से सबका इत्तेफाक भी हो गया और राहें भी हमवार कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो, और ये भी नहीं समझदारी की क्या करना है। तो मेरा नहीं ख्याल है अगर ऐसा कोई अचानक ये बात होती तो खुदा भी इनकी खुशी या सारे इनके प्लान का हिस्सा था। तराजू की दोनों पलड़े हमने बराबर करने के, बल्कि उसको झुका दिया, यानी कि भाई अब आपको प्लान का हिस्सा था। मैं सायरा साहिबा को मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ किसी वजह से। आई थिंक ऑडियो भी सायरा साहिबा की बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं, बट ऑब्वियसली शी इज़ मेड अ पॉइंट जो मुझे बड़ा बरमला मिला है। सेनेटर साहब, सारा कुछ प्लान का हिस्सा था, मोहरे अपनी जगह पे सेट थे, आप लोग पहले से ये तमाम तर तैयारियां कर रहे थे, दुबई में भी मुलाकातें हो रही थीं, और इलेक्शंस की ताखीर के ऊपर तो खैर कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब CCI का जो आज इजलास हुआ है उसमें नई मरदमशुमारी पे इत्तेफाक राय हो गया, और अब वो 120 दिन उसके लिए आपको हर हाल में चाहिए। 120 दिन का मतलब है कि आप तो 90 दिन इलेक्शंस ताखीर कर रहे थे, लेकिन अब तो आपको 120 दिन का बोनस मिल गया। तो वो कहती हैं सारी चीज़ें बड़ी प्री प्लान्ड हैं, सब नज़र आ रहा है। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, ये मैंने पहले भी बात की है, मैं दोबारा भी कर रहा हूँ, इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आती है। चाहे वो CCI का फैसला वो कबूल करते हैं, वो नहीं करते, 90 दिन की लिमिट जो है वो आइन ने जो है वो दी हुई है, उससे ऊपर जो है वो मामलात नहीं जा सकते। अगर तो वो 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तो हल्का बंदियों को ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो ना हो सके। तो मुझे यकीन है कि ये 90 दिन वाली लिमिट के अंदर ही इलेक्शन हो जाएंगे। ये सारा जो है ये जो प्यादे और ये सारी बात कर रही है, इसलिए कर रही है मेरी बहन, क्योंकि ये ज़ाहिर है इनकी पार्टी और ये लोग हमेशा इसी तरह ही इस्तेमाल हुए हैं, तो ज़ाहिर है इनको ये लगता है कि बाकी भी सारे इसी तरह ही कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो है वो पाकिस्तान की आवाम की सियासत करते हैं, हमने पहले भी की है, हमने डिलीवर भी करके दिया है। अगर किसी पार्टी ने डिलीवर किया है इस मुल्क में तो मुस्लिम लीग नून ने ही किया है, बाकी तो सारी बातें ही हैं। अच्छा सेनेटर साहब, एक इसमें बात ये भी है ना कि आप कह रहे थे कि इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग मिले हुए थे, और आपने सुना है पिछले कुछ रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि मुझे तो सब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं बुरा नहीं मानता। मतलब वो तो एक तरह से खुद एक तरह से यही वाली बात कर रहे हैं जिसकी तनकीद आपके ऊपर आती है। तो क्या आपका जो अब ये इलेक्शंस आपने कंटेस्ट करना है, PMLN का बयानिया क्या वोट को इज्जत होगा, या फिर ये नित नया बयानिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से बड़े उससे कि मुझे कोई इसमें कबात नहीं है अगर मुझे ये बात कोई कहता है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी? देखिए, हमारा बयानिया जो है वो होगा वजीर आजम नवाज शरीफ। अच्छा। जो हमारे इलेक्शन का स्लोगन होगा इंशाल्लाह, और हम उस स्लोगन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वजीर आजम बनेंगे, और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते के ऊपर दोबारा जो 2017 में ये सफ़र ख़त्म हुआ था, रुका था, उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। जहाँ तक बात रह गई ये बाकी लोगों की जो इसके साथ थे, इमरान खान के सहूलतकार और ये सारे लोग, तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ आने वाले वक्तों में कि आसिफ सईद कोसा और साकिब निसार, ये दोनों कौमी मुजरिम हैं। अच्छा। इन दोनों कौमी मुजरिमों ने मुल्क को तबाह बर्बाद करने में जितना इनका हाथ है किसी का नहीं है। इन्होंने ये मुनसिफ की जगह ये पॉलिटिकल पार्टी बन के बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका एहतसाब करना बहुत सख्त जो है वो जरूरी है। भाई वैसे ये वाली बात इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में, मेरे पास चूंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन ये कि आपकी गवर्नमेंट रही, आपने भी क्या प्रोसिक्यूट किया? मुल्क के मुजरिम थे, कौम के मुजरिम थे,
हमने कोई ख़ास कोई खातिर ख्वाह इनके खिलाफ कोई आपने आपकी तरफ से कोई तगो-दो वगैरह नहीं देखी। बड़े सारे लोगों को आपने नेम किया था वैसे तो। नंदलेस नाज़रीन, मेरे पास इतना ही था। आई विल वाइंड अप ऑन दिस नोट। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। अल्लाह हाफ़िज़।